आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही सुंदर होने वाली है, ठीक है। क्योंकि हम मेरे भाई कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अम्लराज क्या होते हैं या इसी को हम एक्वा रेजिया कहते हैं या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि जो ये अम्लराज है, जो ये एक्वा रेजिया है, ये वास्तव में है क्या, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके पास सोना है, सोना का मतलब गोल्ड है, वो भी 1 किलो का सोना है। बोलोगे भैया वाह भाई वाह, हमारे पास 1 किलो का सोना है। आप उस सोना को ले गए सोनार के पास, सोनार से कहे कि भैया हमारा ये जो सोना है ये थोड़ा सा काला हो गया है, थोड़ा सा भूरा हो गया है, सोने की चमक खत्म हो गई है, चमकीला नहीं लग रहा है, पहले जितना चमक था उसकी चमक नहीं है। आपने सोनार को दे दिया। सोनार उसे क्या किया कि एक जल लिया रहता है, एक विलयन लिया हुआ रहता है, उस सोने को उसमें डालता है, वो खोलने लगता है। जैसे ही सोना आपका निकालता है आपको दे देता है, कहता है कि लीजिए आपका सोना, देखिए ये आपका सोना है, ये आप अपना सोना ले लीजिए। जब आप उसे घर पे आके तौलते हैं तो 950 ग्राम का सोना होता है, जबकि होना कितना चाहिए का 1 किलो का होना चाहिए। तो ये वही काम करता है अम्लराज या एक्वा रेजिया कि सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने का कोशिश करता है, गला देता है। ऐसी ये धातु होती है अम्लराज, ऐसा यह विलयन होता है अम्लराज। तो कैसे बनता है इसको हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये हमारा एक हो गया पात्र, ठीक है। देखिए इस पात्र में, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये सोना है, ये हमारा क्या है, सोना है, ठीक है। ये हमारा सोने का क्या है मेरे भाई, कंगन है, ठीक है। बस अब समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पात्र में जो मेरे भाई विलयन है, इस पात्र में जो विलयन है, ये जो इस पात्र में मेरे भाई जो विलयन है, इस पात्र में एक विलयन रखा गया है। इस विलयन में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। किस अनुपात में मिलाए गए हैं मेरे भाई, 3:1 में मिलाए गए। कितने अनुपात में मिलाए गए मेरे भाई, 3:1 में मिलाए। मतलब 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए तो 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। इन दोनों को जब आप मिला दोगे ना, तो ये जो आपको विलयन बन के तैयार होगा ना, ये जो आपको विलयन बन के तैयार होगा ना, इसी को मेरे भाई हम कहेंगे अम्लराज। क्या कहेंगे, अम्लराज कहेंगे मेरे भाई। इसी को यदि आप इंग्लिश में कहीं कहीं नाम सुनते हो तो रॉयल वाटर कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है मेरे भाई, रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। ये तीनों नाम मेरे भाई इसी का नाम है। तो देखो, तो अम्लराज की परिभाषा क्या बनती है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब हम 3:1 में मिलाते हैं तो हमारे पास अम्लराज का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब बताइए मेरे भाई कि आपको कितना आसान लग रहा है, कितना आसान लग रहा है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए उपयोग करते हैं। कौन करता है, अपना सोनार करता है। कहाँ का सोनार करता है पता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, सोने की धातु को अपने विलयन में डुबोता है, सोना निकालता है, मेरा सोना कम हो जाता है क्योंकि कुछ हिस्सा मेरे भाई इसमें बैठ जाता है। ये बैठा हुआ हिस्सा फिर से सोनारी से सोना बना लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बेवकूफ नहीं बनना है, जितना कम सोना होता है उससे वापस ले लेना है, ठीक है। यही फायदा होता है साइंस पढ़ने का। तो मेरे भाई लगाइए आप लोग हेडिंग अम्लराज का, ठीक है। तो हम लोग अम्लराज के बारे में लिख लेते हैं, जो हमारे परीक्षाओं में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्वा रेजिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्वा रेजिया, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या कहेंगे, देखो ये सांद्र होना चाहिए। आप वो गलतियां मत करना मेरे भाई जो सारे लोग एग्जाम में गलती करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ दिया, देखो 2 कंडीशन होती है मेरे भाई। या तो आपसे कह दिया कि सांद्र HCl और मेरे भाई सांद्र HNO3, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। एक आपको ये कंडीशन दे दिया कि सांद्र HNO3 और एक तरफ लिख दिया, सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है, ठीक है, और एक तरफ आपको लिख दिया HCl।
अब बताइए कि इसमें कौन सा अनुपात होगा। तो अनुपात की मेरे भाई ट्रिक होती है कि देखो जो मान छोटा है, देखो इसका मान छोटा है कि इसका मान छोटा है, तो ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। कैरेक्टर ढूंढो, 1 2 3 अक्षर है, इसमें 1 2 3 4 अक्षर है। तो देखो जो छोटा होगा उसमें बड़ा लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला है इसलिए हम यहाँ पे छोटा लिखेंगे, ये छोटा है ना इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो इधर उधर भी यदि ऑप्शन में दे दिया कि HCl HNO3, तो हमेशा ध्यान देना कि जो छोटा होगा उसमें 3 लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें 1 लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें 1 लिखेंगे, छोटा वाले में 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मेरे भाई, तो हम मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से, हम लोग इसे कैसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है मेरे भाई, हम क्या लिखेंगे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl को, ठीक है, और किसको हम ले रहे हैं, और इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। H लग गया मतलब अम्ल हो गया, NO3 को हम नाइट्रिक कहते हैं, और नाइट्रिक अम्ल को, और किसको मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल को मतलब HNO3 को, ठीक है। कितने कितने अनुपात में मिलाते हैं, तो पहले HCl है तो हम पहले 3:1 में मिलाते हैं, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाते हैं, 3:1 में मिलाते हैं, ठीक है। 3 अनुपात में जब मेरे भाई इसको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन के तैयार होता है, अम्लराज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है, अम्लराज का निर्माण होता है, ठीक है, अम्लराज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग मेरे भाई इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अम्लराज का जो रंग होता है, ठीक है, अम्लराज का जो रंग होता है, अम्लराज, अम्लों का राजा दूसरा होता है, अम्लराज को अलग कहते हैं। हाँ देख लो एक बार मेरे भाई, ध्यान देखना, सब लोग ध्यान देंगे मेरे भाई। अम्लों का राजा को मेरे भाई दूसरा चीज कहते हैं, अम्लों का राजा अलग चीज है, उसको कहते हैं H2SO4, और ये अम्लराज अलग चीज है। अम्लों का राजा अलग है, अम्लराज अलग चीज है, ठीक है। तो अम्लराज का रंग कैसा होता है मेरे भाई, अम्लराज का रंग पीला नारंगी होता है, ठीक है। कैसा होता है मेरे भाई, पीला नारंगी होता है। कैसा होता है आप सभी को पता चल गया मेरे भाई, कैसा होता है, पीला भी होता है नारंगी भी होता है, ठीक है। हाँ आपसे पूछा जाता है कि अम्लराज का उपयोग कहां पे करते हैं हम लोग, तो ऐसे आप मेरे भाई लिख देना आप लोग उपयोग, ठीक है। उपयोग का मतलब हो गया इसका यूज हम लोग कहां करते हैं। देखिए अम्लराज का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, लिखिए आप लोग, अम्लराज का उपयोग, अम्लराज का जो उपयोग है वो हम कहां करते हैं, तो अम्लराज का उपयोग सोना मतलब गोल्ड, Au जिसे रसायन विज्ञान में Au से प्रदर्शित करते हैं, चांदी जिसे रसायन विज्ञान में हम लोग Ag से प्रदर्शित करते हैं, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम जिसकी खोज बर्जेलियस ने किया था, Pt से प्रदर्शित करते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट का मतलब किसी से अभिक्रिया ना करे, जैसी उत्कृष्ट धातु को गलाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, गलाने के लिए किया जाता है, गलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, गलाने के लिए किया जाता है हमारा अम्लराज। अब इतना बस मेरे भाई आप यदि आप इसे याद कर लेंगे, इतना मेरे भाई यदि आप इसे सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे भाई आपके परीक्षाओं में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अम्लराज से आपका छूट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अम्लराज क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 3:1 में मिलाते हैं तो हमारे पास अम्लराज का निर्माण होता है, जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं या रॉयल वाटर कहते हैं। एग्जाम में मेरे भाई आपसे ये अनुपात आगे पीछे दिया जा सकता है। HCl रहेगा तो उसके सामने 3 लिखना, HNO3 रहेगा तो 1 लिखना, छोटा रहेगा तो बड़ा वाला लिखना, बड़ा वाला रहेगा तो छोटा वाला लिखना, ठीक है मेरे भाई।
बड़ा वाला होगा तो छोटा लिखना, छोटा वाला होगा तो हम बड़ा लिखेंगे, ठीक है। इसे अम्लों का राजा मेरे भाई अलग है, अम्ल राज मेरे भाई अलग चीज है। अब देखो ये सोना को जैसे ही हम यहाँ पे तो इस पानी में से डाल के निकालेंगे ना, तो मान लो ये पहले 500 ग्राम का था, ठीक है। अब इसमें हम क्या किए, इसको हम डाल दिए, इस सोना को क्या किए हम इसमें डाल दिए, ठीक है। अब ये पानी खौलने लगा और इस सोने के ऊपरी परत को ये क्या किया, छोड़ दिया। सोने के जो ऊपरी परत है ना, ये जाकर मेरे भाई कहां बैठ जाते हैं, ये नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जब वापस इसको मेरे भाई जब आप बाहर निकालोगे, इसको जब आप वापस बाहर निकालोगे तो इसको यदि आप फिर से तौलोगे तो ये 430 ग्राम लगभग मेरे भाई कम हो जाएंगे, ठीक है। इससे कम हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इससे ये कम हो जाएगा। बाकी जो 70 ग्राम है वो कहां, यहाँ पे बच गया। तो 70 ग्राम कहां बच गया, तली में बच गया। अब सोनार क्या करता है कि आपको तो पता नहीं चला, आपने तो ये सोचा कि मेरा कंगन गया, मेरा कंगन मुझे मिल गया, लेकिन आप यकीन मानिए अगर 2 ग्राम भी यहाँ पे बच गया ना तो भारी भारी नुकसान होने वाला है आपका। इसलिए तौलवाने से पहले, ठीक है, साफ करवाने से पहले, साफ करवाने के बाद चेक जरूर कर लेना कि कितना हमारा सोना है, ठीक है। चलिए, तो इसे मेरे भाई आप लोग पहले इसे खूब लिख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे मेरे भाई सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है मेरे भाई, लिख लो इसे। के बारे में हमने पढ़ लिया कि वास्तव में ये साइंस में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले, सक्रियता श्रेणी पढ़ने वाले। अब इसके नाम से ही समझ लो मेरे भाई, सक्रिय, और सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, एक्टिव का मतलब हो गया सक्रिय, और श्रेणी का मतलब हो गया एक आपको श्रेणी बना के दी जाएगी, मतलब वो धातु के कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा यदि धातु में सक्रियता होती है वो पोटेशियम की होती है, फटाक से जाके किसी के संग जुड़ जाता है, ठीक है। सबसे कम यदि किसी की सक्रियता होती है तो वो होती है सोना की, किसी के संग कोई अभिक्रिया नहीं करता है भाई एकदम। मेरे अगर सोना को 10 साल तक पानी में डुबो के रखो तो भी 11वें साल सोना सोना जैसे लगेगा। ये सोने का गुण है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा को मेरे भाई 1 घंटा पानी में डुबो के रख के निकाल के देख लीजिए, अगले दिन उसमें मूर्छा लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई हर एक धातुओं की जो गुण है वो अलग अलग है। आप इस चित्र को एक बार पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। सक्रियता श्रेणी को कभी भी ट्रिक से मत याद करना मेरे भाई, यदि आप ट्रिक से ही याद कर लोगे तो क्या मतलब रह जाएगा इसके मतलब को जानने के लिए। आप खुद से एक बार प्रयास करो, भाड़ में गई ट्रिक फ्रिक, ठीक है। सबसे ऊपर मेरे भाई आपको पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम के नीचे मेरे भाई सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, फिर उसके बाद हमारे पास लोहा है, फिर उसके बाद मेरे भाई हमारे पास सीसा है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास मेरे भाई हाइड्रोजन के बाद हमारे पास कॉपर है, मरकरी है, फिर कॉपर है, कॉपर के बाद फिर मेरे भाई चांदी है, फिर हमारे पास सोना है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये सक्रियता श्रेणी हमारी है। जो सबसे टॉप पर है मेरे भाई जो हमारा पोटेशियम है वो सबसे अधिक सक्रियता इसकी है, जो सबसे नीचे हमारा है मेरे भाई वो सबसे कम सक्रियता है। यही बस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी है, सबसे कम सक्रियता किसकी है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम सब कुछ लिख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपको भी मेरे भाई एकदम साथ साथ बनानी है, ठीक है। वास्तव में इनका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, पोटेशियम है, यस या नो। फिर उसके बाद क्या है, सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, फिर उसके बाद हमारे पास कैल्शियम है। अरे ये तीनों मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई, ये तीनों सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इनका पानी और अम्ल से बहुत तेज अभिक्रिया करती है, पानी से भी अभिक्रिया करती है। इसके बाद मेरे भाई क्या है, कैल्शियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम के बाद क्या है मेरे भाई, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद मेरे भाई क्या है, डायरेक्ट आप लिखना जस्ता, जिंक, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, लोहा, और लोहा के बाद क्या है मेरे भाई, लोहा के बाद है हमारे पास पीबी, ठीक है। पीबी का मतलब सीसा। अब यहां पे एक अधातु है, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों है, न्यूट्रल में इसको रखे हैं, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास क्या है मेरे भाई, इस हाइड्रोजन के नीचे सबसे पहले हमारे पास क्या है, मरकरी है, ठीक है। सॉरी यहां पे क्या होगा मेरे भाई, कॉपर है, पहले कॉपर है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मरकरी है,
ठीक है, Hg पारा। इसके बाद हमारे पास क्या है मेरे भाई, चांदी है। फिर हमारे पास क्या है मेरे भाई, तांबा, सोना है। ठीक है, चांदी के बाद क्या है मेरे भाई, सोना है। अब इसके हम नाम लिख देते हैं, जैसे मैं याद किया हूं वैसे ही आप लोग भी इसे याद कर लेना। ठीक है, कोई ट्रिक विक की जरूरत नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम। Na को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, सोडियम। ठीक है, और Ca को हम क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। मेरे भाई Mg को हम क्या कहते हैं, आप सभी को पता ही है कि Mg को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम। Al का मतलब एल्यूमिनियम। घरों के बर्तन में किसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। दूर तक तार भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं क्या लिखा गया होता है, जस्ता कहते हैं। ठीक है, Fe को मेरे भाई क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। ठीक है, Pb को हम क्या कहते हैं, लेड। लेड का मतलब सीसा कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन असली अपवाद है मेरे भाई, कौन सा, हाइड्रोजन। इसे मानक के रूप में रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है, मानक के रूप में रखा गया है। देखो ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, और Hg हमारे पास क्या है, पारा है, यानी मरकरी है। ठीक है, ये वो वाला पारा नहीं है मेरे भाई जो हम लोग ये सोचते हैं कि जो ऊपर आसमान से गिरता है और धान के ऊपर मेरे भाई जो बूंदा बूंदा सा लगा हुआ होता है वो पारा है। मेरे भाई ये पारा अलग है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे कि इमेज ऑफ मरकरी, ढेर आपको इमेज मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, चांदी यानी सिल्वर। क्या है मेरे भाई, सिल्वर। इसीलिए तो ये महंगी होती है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, सोना, यानी किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, गोल्ड। अब देखो ये जो आपको क्रम दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, ये जो आपको क्रम दिखाई दे रहा है ये घटते हुए क्रम है। कैसा क्रम है मेरे भाई, घटते हुए क्रम। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो सबसे ऊपर वाली धातु होगी वो ज्यादा अभिक्रियाशीलता होगी। अभिक्रियाशीलता का मतलब किसी के संग फटाक से जुड़ के अभिक्रिया कर देना। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली धातु होगी वो कम क्रियाशील धातु होगी। तो यहीं पे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, जो पोटेशियम होती है ये अधिक क्रियाशील धातु होती है। कैसी होती है मेरे भाई, अधिक क्रियाशील धातु। एग्जाम में मेरे भाई यदि पूछा जाए कि अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। तो पोटेशियम क्या होती है, अधिक क्रियाशील धातु होती है। अच्छा ये बताइए मेरे भाई जो सोना होते हैं ये कैसी होती है, ये कम क्रियाशील धातु होती है। ठीक है भाई साहब, ये मत समझ के मार देना एग्जाम में कि भैया सोना तो महंगा होता है इसलिए ज्यादा क्रियाशील होगा। ये कम क्रियाशील धातु होती है। ये पानी के संग ना हवा के संग किसी के संग ये मेरे भाई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो जो सोना होता है मेरे भाई ये कम क्रियाशील धातु होती है। चलिए मेरे भाई देखिए, ये देखो पोटेशियम से लेके मेरे भाई यहां तक आपको जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन मानक के रूप में इसको हम यहाँ पे रखे हैं। हाइड्रोजन हमारा क्या है मेरे भाई, हाइड्रोजन हमारा मेरे भाई क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन हमारा धातु नहीं है बल्कि क्या है मेरे भाई, अधातु है। ठीक है, ये हमें इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है और इसके जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। ऊपर से नीचे का मतलब ये घटते हुए क्रम है। मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी है, पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, फिर लोहा की, फिर सीसा की। अच्छा चलो मैं आपको दैनिक जीवन से बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पोटेशियम और सोडियम को मेरे भाई केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, हाँ या ना, आप सभी लोग जानते हैं। अगर हम मिट्टी के तेल में से इसको हम बाहर निकालेंगे, जैसे ही हवा पाएगी, जैसे ही ये दोनों धातु हवा को पाएंगे ये जल जाएंगे। सोचिए बस हवा को पाएंगे ये जल जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरे भाई, पोटेशियम को हम लोग चाकू, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं और ये तुरंत पानी और नमी से अभिक्रिया करके मेरे भाई ये तुरंत उष्मा प्रवाहित करने लगते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इससे ये कम अभिक्रियाशील होता है। बाजार से मेरे भाई आप चूना लेके आओ, बिना भुजा हुआ चूना, उसे क्या करो पानी में डाल दो, वो चूना खौलने लगता है। तो क्या तुरंत ही खोल जाता है मेरे भाई, नहीं, उसमें भी टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम लगता है बिना बुझा हुआ चूने से बुझा हुआ चूना बनाने में, हाँ या ना। देखो मेरे भाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से हम क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
इसमें भी मेरे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक का मतलब होता है जस्ता। इन दोनों के एग्जाम्पल के बाद लोहा का देखिए, ठीक है। अच्छा देखिए, लोहा में यदि जंग लगता है मेरे भाई, तो आज मान लीजिए आप लोहा खरीद के ले आए और ऐसे पलक झपकाए और जंग लग गया, कभी नहीं होता है मेरे भाई। उसको भी लगने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा भी टाइम लगता है। नया नया लोहा को जंग लगने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, हाँ या ना। तुरंत जंग कभी भी नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो लोहा भी क्या है, ये कम अभिक्रियाशील है। शीशा तो मेरे भाई कभी कतई मेरे भाई आप देख लोगे, शीशा आज है, जिस दिन हम लोग बुढ़े हो जाएंगे उस दिन भी हमारा शीशा वैसा ही रहेगा, हाँ या ना। तो शीशा बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, और इनमें तो मेरे भाई कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है, इसलिए ये जो हमारी धातुएं हैं ये कम क्रियाशील धातु है और ये घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज्यादा किसकी क्रियाशीलता है, पोटेशियम की है, उससे कम सोडियम की, फिर याद रखना कैल्शियम की, फिर हमारे पास मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर जिंक की, लोहा, शीशा, हाइड्रोजन तो हमारा अधातु, ये मानक के रूप में हम बीच में रखे हुए हैं, और कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। यस या नो, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, अब रही बात ये है मेरे भाई कि ये किससे अभिक्रियाशीलता करेंगे। भैया आप बता रहे हो कि ये जुड़ जाएंगी, ये हो जाएंगी, किससे होंगी, ध्यान से देखना। ये सब की सब, ये सब की सब, ठीक है, किससे अभिक्रियाशीलता होंगी, या तो ऑक्सीजन से, ठीक है, या तो ऑक्सीजन से, या तो मेरे भाई अम्ल से, और या तो मेरे भाई पानी से। इनकी अपेक्षा में मेरे भाई अभिक्रियाशीलता ये ज्यादा होती है, ये इससे कम होती है। इनकी अभिक्रियाशीलता किससे, इन तीनों से, या तो ऑक्सीजन से, या तो अम्ल से, या तो पानी से, ठीक है। तो मैं आपको ये लिखवा देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिखिए मेरे भाई, हेडिंग आप लोग लगाइए, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। लिखिए, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को, ठीक है, जिसमें धातुओं को, ठीक है, घटते क्रम में रखा गया है, ठीक है, जिसमें धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के अनुसार, क्रियाशीलता के अनुसार कैसे क्रम में रखा गया है मेरे भाई, घटते क्रम में रखा गया है, घटते क्रम में रखा गया है, रखा गया है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, लिखना, सबसे ऊपर वाली धातु, सबसे ऊपर वाली धातु, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तथा सबसे नीचे वाली धातु की अभिक्रियाशीलता, तथा सबसे नीचे वाली धातु की अभिक्रियाशीलता, धातु की अभिक्रियाशीलता, ठीक है, अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो, मतलब क्या है इसका महत्व क्या है, तो जो जो मैं आपको फैक्ट बताया हूं सब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मेरा चेहरा भले ही ना दिखे, लेकिन मैं आपको जो लिखवा रहा हूं बस आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है, पता चल जाता है कि कौन सी धातु, इससे पता चल जाता है कि कौन सी धातु
मैंने आपसे क्या कहा था, पानी, अम्ल और ऑक्सीजन से इससे पता चल जाता है कि इसमें से कौन सी धातु पानी से, अम्ल से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, पानी, अम्ल, ऑक्सीजन, कौन सी धातु पानी, अम्ल और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अभिक्रिया तेजी से करती है, अभिक्रिया तेजी से करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना मेरे भाई, दूसरा पॉइंट लिखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यह तय करता है कि, ठीक है, यह क्या करता है मेरे भाई, यह तय करता है कि कौन सी धातु दूसरे धातु को, कौन सी धातु दूसरे धातु को उसके लवण विलयन में, उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है, विस्थापित कर सकती है, ठीक है। हमने अभी देखा था मेरे भाई। अच्छा ये बताइए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि जब लोहे की कील को कॉपर के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर अलग हो जाता है और जो लोहा है, जो विलयन का रंग है वो नीले से मेरे भाई क्या होता है, हरे रंग में बदल जाता है। किस कारण होता है मेरे भाई, देखिए कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम है, लोहे की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन किसके संग होगा मेरे भाई, लोहा फटाक से जाके SO4 के संग मिल जाता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी वहीं पर जिसके लवण होंगे वो आपस में जाके मिल जाएंगे, जिसकी कम होगी वो अलग हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया है कि सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है। सबसे ऊपर वाली धातु की भी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है तथा सबसे नीचे वाली धातु की भी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। इससे पता चल जाता है कि कौन सी धातु पानी, अम्ल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तेजी से करती है, और यह तय करता है कि कौन सी धातु दूसरे को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। यह अभिक्रियाशीलता का मेरे भाई असली गुण है, ठीक है। हाइड्रोजन अधातु है, इसे मानक के रूप में यहाँ पे रखे हैं, इसलिए रखे हैं ताकि हमको पता चले कि ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं ये सब अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे की कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये घटते हुए क्रम में। तो कैसी लगी मेरे भाई ये वाली क्लास, वो बहुत ही छोटा सा ही वीडियो था, बहुत ही सिंपल सा बस बचा हुआ था, इसलिए मैं इसको अलग से आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो जब मेरी आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अधातु क्या होते हैं, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और जितने भी हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सवाल उन सबको मेरे भाई हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 6 में हम मिलेंगे, ठीक है। ख्याल रखना अपना, डेली एक क्लास करना, और मैं यकीन मानना एग्जाम से पहले आपके सारे क्लास पूरे हो जाएंगे। सब एकदम मेहनत से पढ़ना, बहुत ज्यादा नंबर आपका लेके आओगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, ख्याल रखना।